हेलो फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 10th में साइंस में अप्रैल और मई में भी कुछ ऑनलाइन क्लास पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिसमें लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे थे। लाइफ प्रोसेस में जो हम लोग देख चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम्स, ठीक है, डाइजेस्टिव और सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी। ठीक है, ये सब लाइफ प्रोसेस हम लोग अप्रैल और मई में देख चुके हैं। ठीक है, लाइफ प्रोसेस का मतलब है कि हमारे शरीर में जो जैविक क्रियाएं हो रही हैं। ठीक है, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, भोजन को खा रहे हैं तो उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं। डाइजेस्ट भोजन को ब्लड में जा कर के उसको सर्कुलेट कर रहा है, हार्ट पूरे सेल तक पहुंचा रहा है। ठीक है, फिर उससे जो डाइजेस्टेड ग्लूकोज है, रेस्पिरेटरी के द्वारा जो ऑक्सीजन जा रहा है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके बर्न हो रहा है, जिससे एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, एटीपी क्या है? ऊर्जा का सिक्का है, एनर्जी जो हमारी बॉडी की हर सेल से एनर्जी किस रूप में लेती है? एटीपी के रूप में लेती है। ठीक, और एक्सक्रीटरी सिस्टम से क्या है? इसमें जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं सेल्स के, वो सब एक जगह किडनी उनको क्या करती है? फिल्टर करके यूरिनरी ब्लैडर में जमा करती है और बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये सब लाइफ प्रोसेस हैं, जैविक क्रियाएं हैं जो सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं और हमारे शरीर में हमेशा चलता रहता है। इसमें अगर एक भी सिस्टम से गड़बड़ हुआ तो हमारे शरीर की समस्त जैविक क्रियाएं या लाइफ प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग देख चुके हैं, कैसे डाइजेस्ट होता है, सर्कुलेशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सब चीज़ें देख चुके हैं। ठीक है, तो क्लास 10th में और प्लांट के बारे में भी लाइफ प्रोसेस है। प्लांट में जो जैविक क्रियाएं होती हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें प्लांट में जो है वाष्पोत्सर्जन आप लोग देखेंगे। ठीक है, ट्रांसपायरेशन है पौधों में, और फोटोसिंथेसिस है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस है। तो ये सब लाइफ प्रोसेस प्लांट में भी देखेंगे, ट्रांसपायरेशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन। ठीक है, ये सब पौधों के अंदर भी जो लाइफ प्रोसेस है, ये काफ़ी बड़ा चैप्टर्स है। ठीक है, यूनिट जिसमें ह्यूमंस के सारे लाइफ प्रोसेस और प्लांट के एक ही में दिया है। तो हम लोग ये ह्यूमंस का देख चुके हैं, पौधों में ट्रांसपायरेशन देखते हैं, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन पौधों में भी बहुत आवश्यक है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपायरेशन के बारे में देखेंगे हम लोग। देखिए, पौधे जो होते हैं जड़ से एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल्स। ठीक है, वाटर और मिनरल्स जड़ से एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन जितनी मात्रा में ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं उसका सिर्फ 1% यूज करते हैं। 99% वाटर को क्या करते हैं? ये ट्रांसपायरेशन या वाष्पोत्सर्जन के रूप में बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये एक आवश्यक और दुर्गुण है, मतलब नेसेसरी है, आवश्यक है वाष्पोत्सर्जन। लेकिन ये इसके अंदर प्लांट के अंदर दुर्गुण व्यवस्था भी है। दुर्गुण मतलब जितना वाटर ले रहा है उसका 99% भाग ये क्या कर दे रहा है? लॉस कर दे रहा है। लेकिन ये आवश्यक क्यों है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया जो होती है पौधों में, ये 3 तरह से होती है। 3 तरह का मतलब इसमें जो 80 से 90% वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, ये इनके वायवीय मतलब कि पत्तियों से होती है। ठीक है, इनके पत्तियों से कितना होती है? 80%। और उसके बाद कुछ मात्रा में इनमें ये लेंटिकुलर से होती है, मतलब जिसमें छोटे छोटे त्वचा होते हैं, त्वचा में छिद्र होते हैं, लेंटिकुलर बोलते हैं। ठीक है, और इसमें एपिडर्मल वाष्पोत्सर्जन भी होता है। ठीक है, तो ये सब बहुत सूक्ष्म मात्रा में है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा 80 से 90% जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो इसके एरियल पार्ट से होता है, पत्तियों से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पत्तियों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन के बारे में देखेंगे कि इसमें से कैसे वाष्प के रूप में पानी का लॉस होता है। ठीक है, तो देखिए पत्तियों की सतह पे ऊपरी सतह जैसे ये लीफ है, ठीक है,
तो इस पत्ती के ऊपरी सतह और निचली सतह पे छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है, जिसको स्टोमेटल पोर बोलते हैं या स्टोमेटा बोलते हैं, स्टोमेटा, ठीक है। इन छिद्र को स्टोमेटा बोलते हैं और ये ऊपरी सतह पे कम मात्रा में होते हैं, निचली सतह पे इनकी मात्रा अधिक होती है, ठीक है। तो इनके अंदर जो ये छिद्र हैं उनका आकार कैसा होता है देख लीजिए। उसका आकार इस तरह से, ये स्टोमेटा है, यहाँ पे इसके पास में होती है गार्ड सेल्स, ठीक है। ये क्या है, गार्ड सेल्स, और ये क्या है, स्टोमेटा, ठीक। और इसके बाहर होती है इस तरह से एक्सेसरी सेल्स, सहायक कोशिकाएं, ठीक। तो ये जो इस तरह से जो पत्तियों में छिद्र होते हैं, बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनकी ये स्ट्रक्चर है, इस तरह से होते हैं। आप लोग देखेंगे बीच में जो बहुत ही पतला पोर्स है, छिद्र है, जिसको क्या कहते हैं, स्टोमेटा पोर बोलते हैं। इसके बगल गार्ड सेल्स है और ये एक्सेसरी सेल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे गार्ड सेल्स में क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और पाए जाते हैं, जिसके कारण ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है इसमें, ठीक है। क्लोरोफिल पाने के कारण इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और दिन के समय इसमें भोजन का निर्माण होता है। भोजन के निर्माण होने के कारण इसमें ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, ठीक। ग्लूकोज का स्तर जब ये बढ़ता है तो इसकी सांद्रता बढ़ जाती है। सांद्रता बढ़ने के कारण ये बगल वाली जो सेल्स है, एक्सेसरी सेल्स है, एक्सेसरी सेल्स से ये वाटर को क्या करते हैं, ऑस्मोसिस के द्वारा वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, खींचते हैं, जिसके कारण इनके अंदर क्या हो जाती है, टर्जिटी बढ़ जाती है, ठीक है। जब इनके अंदर टर्जिटी बढ़ जाएगी, टर्जिटी बढ़ने के कारण ये अंदर के ये जो इनका स्तर है, ये लेयर थोड़ा मोटा होता है, ठीक है। ये टर्जिटी बढ़ने का जब ये दबाव डालती हैं तो ये दबता नहीं है और ये बाहर की जो लेयर पतली है बाहर की तरफ खींचती है। तो ये अंदर वाला लेयर मतलब दबता नहीं है, मोटा होता है, लेकिन ये इस तरह की तरफ थोड़ा खिंचाव आ जाता है, इसमें खींच जाता है। ये लेयर इधर की तरफ खींचेगा, ये इधर की तरफ खींचेगा और ये स्टोमेटा क्या होगा, खुल जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गैपिंग ज़्यादा हो जाएगी, स्टोमेटा खुल जाएगा और इसमें से जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। ये दिन के समय अधिक होता है, जितना ज़्यादा धूप होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होगा और यहाँ सांद्रता बढ़ेगी तो ये बगल से क्या करेगा, पानी को खींचेगा और ये टर्जिट होगा। टर्जिट होने के कारण ये बाहर फैलेगी और इस दीवार को अंदर की तरफ खींचेगी और ये छिद्र खुल जाता है। दोपहर के समय आप देखेंगे ये छिद्र इस तरफ से हो जाता है, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा और जैसे जैसे धूप कम होता जाएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम होगी और ये स्टोमेटा क्या करेगा, बंद होने लगेगा। रात के समय ये इस तरह से क्लोज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि रात के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती नहीं है, ठीक है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो यहाँ पे ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ेगा और ये बगल से पानी नहीं खींचेगा, ठीक है। जब पानी नहीं खींचेगी तो इसकी टर्जिटी कम हो जाएगी, जो टर्जिट हुआ है सिकुड़ जाएगा और जब ये सिकुड़ जाएगा तो ये दीवार जो खींची हुई है ये अपनी जगह आ जाएगी और स्टोमेटा इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि वाष्पोत्सर्जन में ये जो स्टोमेटा है ये इम्पोर्टेंट रोल, इसी से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। दिन में होती है, रात में नहीं होती। इसका मेन जो कारण है वो प्रकाश संश्लेषण जो फोटोसिंथेसिस के कारण हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये वाष्पोत्सर्जन आवश्यक क्यों है। आपको अभी हम बताएं कि जितना पानी एब्जॉर्ब करता है उसका 80-90% वाष्प के रूप में वाष्पोत्सर्जन कार्य निकल जाता है। तो ये आवश्यक क्यों है, आवश्यक इसलिए है कि देखिए अगर ये जो है
यहाँ से पानी इधर से खींचेगा तो ये सेल क्या करेगी, बगल की सेल से खींचेगी, बगल की सेल और बगल वाले सेल से इस तरह से एब्जॉर्ब करेगी। मतलब ऑस्मोसिस के द्वारा हर सेल एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और जब इसमें पानी कम होगा तो इससे खींचेगा, इसमें कम होगा तो इससे खींचेगा। इस तरह से परासरण के द्वारा हर सेल में ये वाटर का ट्रांसफ़र होता जाएगा। और लास्ट में ये क्या करेगा, यहाँ पे जो जड़ से जुड़ी हुई है, ठीक है, जड़ में भी वही प्रोसेस होगा। तो जड़ क्या करेगी कि यहाँ जो केशिका जल है, ये जड़ कहाँ होती है, मिट्टी में। मिट्टी में वाटर जो होता है, केशिका मतलब कि मिट्टी के कणों में वाटर उपलब्ध होता है, पानी मौजूद होता है, जिसको केशिका जल कहते हैं। ठीक है, तो ये कैपिलरी वाटर केशिका जल को ये जड़ क्या करेगा, सक्शन प्रेशर की तरह, परासरण की क्रिया के द्वारा सक्शन प्रेशर की तरफ वाटर को खींचेगा। और ये खुद खींच के दूसरी वाली सेल को देगा, दूसरी वाली से ये खींचेगा, फिर ये खींचेगा। इस तरह से ये एक कंटिन्यू कॉलम बन जाता है, जिससे यहाँ से जल की मात्रा क्या होती है, अवशोषित होकर यहाँ तक पहुँचती है। ठीक है, तो उससे फायदा क्या हो रहा है कि जल के साथ साथ यहाँ पे जो मिनरल्स घुले हुए हैं वो भी अवशोषित होते हैं, जो पौधों के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन में जल के साथ साथ मिनरल्स भी अवशोषित होते हैं, वाटर और क्या है, मिनरल्स। ठीक है, वाटर और मिनरल्स दोनों एब्जॉर्ब होते हैं। और वाटर 1% इसकी जैविक क्रियाओं में काम में आता है, बाकी वाष्पोत्सर्जन के रूप में बाहर निकलते हैं, लेकिन मिनरल्स इसके सभी काम में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और आपको देखना है कि जो वाटर लॉस हो रहा है 99%, वो भी इसके लिए आवश्यक है। क्योंकि इसमें इसके क्या कहते हैं, तेज धूप से या गर्मी से इसकी सुरक्षा करता है। क्योंकि अगर वाटर का लॉस नहीं होगा तो तेज धूप में पौधे सुलझ जाएंगे, ठीक है, और ये नष्ट हो सकते हैं। तो इनके शरीर के ताप को नियंत्रित करता है और इसके साथ साथ इनमें क्या करता है, जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो ये सब चीज़ें आप लोग देख रहे हैं वाष्पोत्सर्जन में। वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक दुर्गुण है। क्यों है, ये आप देख लिए कि ये मिनरल्स और वाटर ये सब एब्जॉर्ब हो रहा है। अगर वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो ये यहाँ जड़ से पानी और मिनरल को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ठीक है, और वाटर मिनरल एब्जॉर्ब नहीं होगा तो इसकी जो मेटाबॉलिक है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन आप लोग देख लिए। ट्रांसपायरेशन पौधों में कहाँ पे होता है, इसके वायवीय पत्तियों से होता है सबसे अधिक। ठीक है, पत्तियों के निचली सतह पर रंध्र पाए जाते हैं और रंध्र में रंध्र की संरचना ये आप देख लिए। रंध्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, रंध्र में आपको ये याद रखना है कि गार्ड सेल में जो ये छोटे छोटे दाने हैं, ये क्या हैं, ये आपके क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स कहाँ पाए जाते हैं, गार्ड सेल्स में। गार्ड सेल्स में प्रकाश, जहाँ भी एक क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल होंगे वहाँ प्रकाश संश्लेषण होगा। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है और ग्लूकोज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा होता है, जो बाद में और भी कॉम्प्लिकेटेड फूड है जैसे प्रोटीन फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि जितने भी जीव जंतु हैं सभी पेड़ पौधों पर ही भोजन के लिए आश्रित हैं, क्योंकि यही इसी के अंदर कैपेबिलिटी है प्रकाश संश्लेषण करने की और भोजन को स्वयं बनाने की। ठीक है, मनुष्य क्या होते हैं, परपोषी, और सभी पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ये देख लिए कि ये स्टोमेटा कैसे खुलता है, कैसे बंद होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए स्टोमेटा सुबह के समय तो कितना खुला रहेगा, तो थोड़ी मात्रा में, जैसे जैसे धूप बढ़ता जाएगा सुबह के समय थोड़ा थोड़ा खुलता जाएगा और ये मैक्सिमम दोपहर के समय खुलता है। आप लोग देखते हैं कि अधिकतर पौधे दोपहर के समय थोड़ा मुरझा जाते हैं। उसका यही कारण है कि दोपहर के समय ये स्टोमेटा पूर्ण रूप से खुल जाता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की दर बहुत तेज होती है, धूप की इंटेंसिटी बहुत तेज होती है। प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण इसमें ये बगल से क्या करता है, वाटर को परासरण के द्वारा खींचता है और इसकी टर्जिटी हो जाती है, ये फैल जाता है
और इसको अपनी तरफ खींचता है, ये अपनी तरफ खींचता है, ये पूर्ण रूप से खुल जाता है। ठीक है, तो दोपहर के समय पौधे मुरझाते क्यों हैं? दोपहर के समय जब ये पूर्ण रूप से खुलेगा स्टोमेटा तो पानी का ज़्यादा से ज़्यादा लॉस करेगा। जब ज़्यादा लॉस करेगा पानी की तो इस सेल्स की जो टर्जिटी है थोड़ा कम हो जाती है और वो क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता है धूप कम होती है, स्टोमेटा बंद होते हैं और ये क्या करते हैं, नीचे से वाटर को एब्जॉर्ब करके सुबह के रात में मेंटेन रखते हैं। सुबह के समय ये पौधा पूर्ण रूप से फिर टर्जिट रहता है। ठीक है, तो हम लोग लाइफ प्रोसेस ह्यूमंस में देख चुके थे, प्लांट में ये ट्रांसपायरेशन देख लिए, फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन देखेंगे। और आपका ये जो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको खूब अच्छे से आप लोग तैयार करिए जो बताया जा रहा है। अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए या फिर विद्यालय में आके संपर्क करिए। ठीक है, आपकी सारी परेशानी दूर होगी। धन्यवाद।